नमस्कार, 4 पीएम दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ शाहीन खान। लगातार नीट का मामला गरमाता जा रहा है, जहां कांग्रेस इस मामले को लेकर के लगातार सरकार को घेरने का काम कर रही है, सवाल पूछने का काम कर रही है, तो वहीं अब आम आदमी पार्टी भी इस मुद्दे को लेकर के सड़क पे है। बड़ा सवाल ये उठता है, क्या अब ये मुद्दा सड़क से लेकर संसद तक जाएगा? क्योंकि संसद का नया सत्र शुरू होने वाला है, वही विपक्षी दल इस मुद्दे को संसद के अंदर उठाने का बात कर रहे हैं, क्योंकि सरकार इस पूरे मुद्दे पर पूरी तरीके से चुप्पी साध रही है। इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ, और मेरे हिसाब से शिक्षक से बेहतर इस समय इस पूरे हालात को कोई नहीं समझता। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका कुलदीप जी। बड़ा सवाल है बहुत सर बहुत कुलदीप धन्यवाद जी। मैम। जी, नीट का पूरा मामला है। लगातार इस मुद्दे को लेकर के विपक्षी दल सड़कों पर है, लेकिन सरकार एक बड़ी चुप्पी के साथ है। पहले तो सर, इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं, ये जवाब दीजिए, क्योंकि 14 तारीख को इस एग्जाम का रिजल्ट आना था, लेकिन 10 दिन पहले रिजल्ट अनाउंस हो जाता है 4 तारीख को, जिस दिन आम चुनाव के रिजल्ट आने हैं। जी जी, मैं मैडम देखिए, सबसे पहले तो हम ये समझने की कोशिश करें कि जो नीट का एग्जाम है वो हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ा एग्जाम। अगर आप इसी बार के नीट के एग्जाम को देखें तो 24 लाख बच्चों ने नीट का एग्जाम दिया। पूरे देश के 571 शहरों के अंदर 4750 सेंटर पे ये परीक्षा आयोजित की गई। और इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के बाद जो छात्र इसमें उत्तीर्ण होते हैं उन्हें हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर, अगर आप रूस की बात करें, यूक्रेन की बात करें या दूसरे देशों की बात करें, वहां पे उनको एडमिशन मिलता है मेडिकल कॉलेजों में और डेंटल के कॉलेजों में। और मैं आपको बताऊं, आज तक जितनी भी नीट की परीक्षा हिंदुस्तान के अंदर आयोजित हुई, उनमें से ये पहली बार ऐसा मौका आया कि ये नीट की परीक्षा का पेपर भी आउट हुआ। और किस तरीके से पेपर आउट हुआ ये भी शायद सबको पता, क्या क्या घटनाक्रम हुए। 60-60 लाख रुपए में पेपर जो है आउट हुए। कहीं ना कहीं अगर हमें इसके ऊपर संज्ञान लेना, तो हमें कहीं ना कहीं देश की शिक्षा व्यवस्था के ऊपर अब अपनी पकड़ को हमें समझना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि किस तरीके की देश की शिक्षा व्यवस्था। और ये कोई पेपर लीक का एक मामला नहीं। अगर आप इससे पूर्व में भी देखें, आप यूपी के अंदर देखें, आप महाराष्ट्र के अंदर देखें, आप कर्नाटक के अंदर देखें, महाराष्ट्र के अंदर देखें, अलग अलग राज्यों में पेपर लीक हो रहे। क्यों भाई? कैसे काम चलेगा? आखिर देश का युवा कहां जाएगा? और क्या देश की शिक्षा व्यवस्था केवल और केवल अमीरों के लिए है? क्या गरीब का बच्चा देश की शिक्षा व्यवस्था का हिस्सा नहीं है? मैडम, मैं आपको बताऊं, जरा हिंदुस्तान के लोग आपके चैनल के माध्यम से गंभीरता से इस बात को समझे कि आज देश के अंदर जब बच्चा पैदा होता है तो उसका भविष्य डिसाइड हो जाता है। अगर गरीब का बच्चा है तो वो सरकारी विद्यालय में जाएगा, वहां पर वो बहुत ही सीमित जो है संसाधनों में अपनी शिक्षा अर्जित करेगा। अगर अमीर का बच्चा है तो वो प्राइवेट कॉलेजों में जाएगा, वो एसी गाड़ी में जाएगा, वो बादाम का दूध पिएगा। इसके बाद दोनों बच्चे जब स्कूल से बाहर आएंगे तो वे फिर अलग अलग एग्जाम की वे परीक्षा में बैठेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप नीट की बात करो, जो अमीर का बच्चा है वो 60-60 लाख रुपए देकर नीट के पेपर को खरीदेगा और वो नीट की परीक्षा उत्तीर्ण करेगा। और जो बच्चा डॉक्टर बनने लायक नहीं था वो भी इस देश में जो है डॉक्टर बनेगा। और ऐसा ही जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को संज्ञान में लेते हुए ये कहा कि इस तरीके की गड़बड़ी करने वाले बच्चे अगर आने वाले टाइम में हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर डॉक्टर बनेंगे तो फिर क्या हाल होगा, कैसे वो किस तरीके की डॉक्टरी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर चिंता जाहिर की। रही बात सरकार की, भाई मैडम, आप पूर्व में भी देखा पेपर लीक हो जाते हैं लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं होती। इस बार भी ऐसा ही हुआ, पेपर लीक हुआ, लेकिन आप जो है केंद्र के जो हमारे शिक्षा मंत्री है प्रधान जी, उन्होंने बयान दिया कि वे नहीं, ऐसी कोई गड़बड़ी नहीं। लेकिन धीरे धीरे मामला कोर्ट के अंदर जाता है और अल्टीमेटली फिर सरकार को भी बैकफुट पे आता है और कहीं ना कहीं पेपर लीक होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार को भी लेनी पड़ती है। और शायद ऐसा ही कुछ इस केस में भी नजर आएगा आने वाले समय में। लेकिन सर, क्या आप देख रहे हैं, अगर आपने इस पूरे मामले पे आपकी नजर रही हो, तो किस तरीके से जो शिक्षा मंत्री बने हैं नए नए, वो किस तरीके से देखिए कह रहे हैं कि कोई घोटाला नहीं हो, जबकि स्टूडेंट्स जो है सड़कों पर हैं, कह रहे हैं घोटाला हुआ है। और सरकार का पक्ष आता है कि कोई घोटाला नहीं हुआ, विपक्षी दल जो है स्टूडेंट्स को गुमराह कर रहे हैं और वो इसको राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
देखिए मैडम, मैं फिर कह रहा कि अगर हम इससे पूर्व की जो पेपर लीक की घटना है आप उनकी बात करो, आप यूपी में बात करो। अभी यूपी के अंदर जो है यूपी पुलिस की भर्ती का पेपर जब लीक हुआ था तो उस समय भी जो सरकार के लोग थे, क्योंकि डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर है, वहां पे भी जो है यही कहा गया कि भाई पेपर लीक नहीं हुआ, पेपर लीक नहीं हुआ। लेकिन इसके बाद कहीं ना कहीं सरकार ने स्वीकारा कि भाई पेपर लीक हुआ, और अब दोबारा से वो यूपी पुलिस की भर्ती भी मेरे ख्याल से अब होने वाली है। तो ये सरकार का हमेशा का रवैया है, सरकार कहीं ना कहीं लीपापोती करने की कोशिश करती है। लेकिन भला हो हिंदुस्तान के अंदर जो अभ्यर्थी है, जो परीक्षाओं में बैठते हैं, अगर हम उनके विषय में सोचे मैडम, आप सबसे पहले तो ये सोचे कि हिंदुस्तान की आज जनसंख्या, इतनी जनसंख्या और इतने अभ्यर्थी पेपर इंट्रेंस एग्जाम में बैठते हैं, किस तरीके से वे तैयारी करते हैं। आप देखिए, अगर किसी का बच्चा, मैं देखता हूं कि 15-15 घंटे बच्चे तैयारी करते हैं, और उनके पीछे बच्चे तो तपस्या करते हैं, उसके पीछे उनके माँ बाप कितनी मेहनत करते हैं। और खास तौर से जो मध्यम वर्गीय और गरीब वर्ग के बच्चे होते हैं, सीमित संसाधनों में 10-10 15-15 घंटे का अध्ययन करने के बाद वे इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं, और इसके बाद वे इंट्रेंस एग्जाम देते हैं, और उनका चांस होता है कि कहीं ना कहीं वे उस इंट्रेंस एग्जाम को बीट करेंगे। लेकिन 2 दिन बाद, 4 दिन बाद पता चलता है कि भाई पेपर तो लीक हो गया, और जो पेपर लीक हुआ, उस पेपर लीक का फायदा सबसे ज्यादा किसको हुआ? गरीब बच्चों को हुआ नहीं हुआ तो भाई जो अमीर के बच्चे हैं उस पेपर को तो वे लूट ले गए। और यही नीट के पेपर में भी हुआ मैडम, 60-60 लाख रुपए में जो है पेपर बिका बिहार के अंदर। और बिहार के अंदर नहीं, मुझे तो एक सूचना मिली, खासतौर से हिंदुस्तान के लोग इस बात को समझे कि गुजरात के अंदर एक सेंटर ऐसा हुआ जहां खुद जो अभ्यर्थी थे उनकी ओएमआर सीट को जो है, जो वहां पे एग्जाम देने वाले थे, जो शिक्षक थे, जो इन्विजिलेटर थे, उनकी एग्जाम सीट को खुद उन इन्विजिलेटरों ने भरा। और वे कोई एक राज्य के अभ्यर्थी नहीं थे, अलग अलग राज्य से आए हुए अभ्यर्थी थे। क्यों भाई? कैसा सिस्टम, कैसी एजुकेशन व्यवस्था, लेकिन सर महेंद्र कहाँ? प्रधान का, बिल्कुल सर थोड़ी आवाज अपनी चेक कर लीजिए, कम आ रही है। लेकिन महेंद्र प्रधान का ये बयान कि कोई भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, और साथ ही जांच की पूरी जिम्मेदारी एनटीए को ही दे देना, जिस एनटीए पर आरोप लग रहे हैं उसी को जिम्मेदारी जांच की दे देना, क्या लगता है, क्या एनटीए को बचाने की कोशिश यहाँ पर सरकार कर रही है? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सरकार बचाव के मूड में। और मैं तो ये कह रहा कि जब पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितने भी अभ्यर्थी है और जितने भी अभिभावक है, आज वे सड़कों पे है और वे डिमांड कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण की सीबीआई की जांच की जाए और इस पेपर को दोबारा से करा जाए। तो मुझे समझ नहीं आता कि भाई सरकार को इसमें दिक्कत क्या है। और पूर्व में भी सरकार ने ऐसा किया, जब भी पेपर लीक हुआ सरकार ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन जब फिर अलग अलग जगह से सरकार के ऊपर जो है प्रेशर पड़ता है, तो फिर सरकार को अल्टीमेटली अपनी गलती एक्सेप्ट करनी पड़ती है। लेकिन तब तक सरकार बहुत कुछ गवा चुकी होती है। कहीं ना कहीं ये सरकार को समझना पड़ेगा, अपने सिस्टम को समझना पड़ेगा। अगर सिस्टम के अंदर चूक है, कहीं ना कहीं उस चूक को दुरुस्त करना पड़ेगा, क्योंकि पूर्व की घटनाओं से हमें सीख लेनी चाहिए और आगे भविष्य में कुछ अच्छा हो सके उसके लिए हमें हमेशा जो है प्रयासरत करना चाहिए। लेकिन कुलदीप जी, हमने बहुत बार देखा है कि पीएम मोदी किस तरीके से शिक्षा पर चर्चा करते हुए आए, परीक्षा पे चर्चा करते आए, सेमिनार हमने देखे हैं। राहुल गांधी भी इस बात को कह रहे हैं कि 24 लाख बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, और पीएम मोदी हमेशा की तरह चुप्पी साधे हुए हैं। तो ये क्या चीज दर्शाती है, क्या सरकार शिक्षा को लेकर, छात्रों को लेकर, युवाओं को लेकर के संजीदा नहीं है? देखिए मैडम, बिल्कुल सही कहा आपने। कहीं ना कहीं आज हमें शिक्षा व्यवस्था के अंदर, मैं आपको बताऊं, अगर देश का कोई निर्माण करने वाली कोई व्यवस्था है तो वो शिक्षा व्यवस्था है। आप देखिए, देश के अंदर शिक्षा का सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए। और भले ही आपने बताया कि भाई मोदी जी शिक्षा पे चर्चा करते हैं, शिक्षा पे सेमिनार करते हैं, लेकिन आज कहीं ना कहीं एजुकेशन व्यवस्था किस तरीके से चरमाई हुई है। आप देखिए, मैंने अभी सबसे पहले बताया कि भाई आज तो हिंदुस्तान की दशा ऐसी होगी, शिक्षा व्यवस्था ऐसी होगी कि यहाँ गरीब का बच्चा तो पढ़ ही नहीं सकता। आप याद कीजिए, आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले की शिक्षा व्यवस्था, हमारे देश की तो शिक्षा व्यवस्था ऐसी थी, सभी लोग सरकारी संस्थानों में पढ़ते थे। कोई अमीर का बच्चा हो, गरीब का बच्चा हो, संतरी का बच्चा हो, मंत्री का बच्चा हो, सारे के सारे बच्चे एक जैसे संस्थानों में पढ़ते थे और सभी प्रतिभा के दम पे आगे बढ़ते थे। लेकिन आज प्रतिभा के दम पे नहीं, आज तो पैसों के दम पे जिस तरीके से शिक्षा का व्यवसायीकरण किया गया, और खास तौर से पूरी शिक्षा व्यवस्था को जो है बिल्कुल
जो है मैं कहूंगा कि मिट्टी में मिलाने का काम कहीं ना कहीं सरकार कर रही। हमें इस पर भी चिंतन करना पड़ेगा। और खास तौर से मैडम मैं आपको बताऊं, चूंकि मैं शिक्षक हूं, मेरी धर्मपत्नी भी शिक्षक है, मेरे मम्मी पिताजी भी कभी शिक्षक हुआ करते थे। मैं बताऊं कि आज शिक्षा क्षेत्र के अंदर जो शिक्षा के रीढ़ की हड्डी है, यहाँ पे मैं शिक्षकों की बात कर रहा। आज देश का शिक्षक किस तरीके से परेशान है, ये भी शायद देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और खास तौर से मैं विपक्ष के नेता की भी यहाँ पे बात कर रहा, चूंकि आप भी बार बार राहुल गांधी जी का जिक्र कर रहे हैं, उनको ये समझना चाहिए कि आज देश का शिक्षक कितने बुरे हालात से गुजर रहा। मैं आपको बताऊं, चूंकि मैं शिक्षकों के बीच रहता हूं, आज 80% देश का शिक्षक प्राइवेट क्षेत्र में काम कर रहा। और अगर इस प्राइवेट क्षेत्र में जो शिक्षक काम कर रहे हैं, इनकी आर्थिक दशा की मैं बात करूं, खास तौर से चूंकि अभी नए मंत्री बने, शिक्षा मंत्री हमारे अशोक प्रधान जी बने, और नए राज्य मंत्री तो खुद हमारे क्षेत्र से आदरणीय चौधरी साहब जयंत चौधरी जी बने। तो मैं उनसे अपील करता हूं कि आप इन शिक्षकों का दर्द समझिए। आज देश का शिक्षक प्राइवेट क्षेत्र में 5-5, 10-10 हजार रुपए में काम करने को मजबूर है। आज शिक्षक का सरकारें शोषण कर दी, जो शिक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरीके से जो है शिक्षकों का शोषण कर दी। कहीं ना कहीं इस शोषण को तुरंत बंद करना पड़ेगा। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी इस देश को विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, और इस देश में गुरुओं का इतना बुरा हाल। ये तो मैंने प्राइवेट शिक्षकों की बात करी मैडम, अगर हम सरकारी शिक्षकों को भी देखें तो सरकारी शिक्षक आज कहीं ना कहीं त्रस्त है, वे पुरानी पेंशन बहाली के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और देखो ये नेता और जितने ब्यूरोक्रेट्स है, ये जो है पुरानी पेंशन स्कीम के तहत पेंशन ले रहे हैं, और शिक्षकों को आप नई पेंशन स्कीम के तहत पेंशन दे रहे। कहीं ना कहीं शर्म आनी चाहिए, सोचना चाहिए कि देश में अगर शिक्षकों का, शिक्षा व्यवस्था का इतना बुरा हाल होगा, इस देश के छात्र कैसे आगे बढ़ेंगे। अगर हर क्षेत्र में आयोजित होने वाली परीक्षाओं के पेपर लीक होते हुए चले जाएंगे तो छात्रों का मोरल कितना डाउन होगा। और मैडम कृपा करके हिंदुस्तान के लोग इस डाटा पर भी ध्यान दें कि आज हिंदुस्तान के जो युवा है वो सबसे ज्यादा डिप्रेशन के शिकार है। आज जितना सुसाइड हिंदुस्तान के युवा कर रहे हैं, शायद सरकार तो वो डाटा भी कहीं ना कहीं जो है सामने नहीं लाती। तो इस पर सभी को चिंतन करने की सख्त आवश्यकता आज के समय में। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही मुद्दों को आप उठा रहे हैं, क्योंकि आप शिक्षक नेता रहे। किस तरीके से इस समय जिन छात्रों ने पेपर दिया उनकी क्या दशा होगी आप बाखूबी जान सकते हैं। आखिरी सवाल की तरफ मुड़ते सर, अब जब ये मुद्दा पूरी तरीके से, देखिए विपक्ष की जिम्मेदारी भी बनती है और विपक्ष बाखूबी इस मुद्दे पर जो है लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और जो है सड़कों पर नजर आ रहा है, लेकिन बड़ा सवाल ही उठता है अब जब नया संसद सत्र शुरू होगा, क्या आपको लगता है विपक्ष इस मुद्दे को संसद तक उठाएगा या उठाना चाहिए? और अगर उठाएगा तो आपको क्या लगता है सरकार इस पर जवाब देगी? नहीं मैम, बिल्कुल अब हमें देखना चाहिए कि अब जो सरकार है वो पहले वाली सरकार नहीं, अब मोदी सरकार नहीं। देश के अंदर पिछले 10 साल से मोदी सरकार चल रही थी, लेकिन अब तो खुद मोदी ने एक्सेप्ट कर लिया कि वे मोदी सरकार नहीं, अब एनडीए की सरकार है। और खास तौर से सरकार के लोग भी डॉक्टर कुलदीप मलिक की इस बात को ध्यानपूर्वक सुने कि अब सरकार मजबूत नहीं, वो मजबूर सरकार है। और बैसाखियों के ऊपर ये सरकार चल रही है, और बैसाखी भी किसकी, आप बिहार के मुख्यमंत्री जी की बात करो और उधर जो है आप नायडू जी की बात करो, तो 2 बैसाखियों के ऊपर ये सरकार चल रही। और विपक्ष पहले से मजबूत हुआ है। कहीं ना कहीं आप देखिए भाई, पहले तो विपक्ष के अंदर किसी को जो है विपक्ष का दर्जा भी नहीं मिल रहा था। अब तो अगर आप कांग्रेस की भी बात करें या इंडिया गठबंधन की भी बात करें तो उनके भी जो है जबरदस्त लोग जो है संसद के अंदर है। तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र का मजबूत होना ये अपने आप में एक शुभ संकेत है, और ये मुद्दा आने वाले सत्र में गंभीरता के साथ उठे, मेरा ऐसा मानना है। और खास तौर से चूंकि अभी जो मैं संसदों का देख रहा था कि भाई कहां से कौन कौन से संसद जो है चुनका है, मुझे लग रहा काफी युवा सांसद भी, आप देखो सबसे कम आयु के सांसद हमें जो है इस सदन के अंदर देखने को मिलेंगे। कि खास तौर से जो युवा सांसद है जो अलग अलग राज्यों से चुनका है, उनसे मैं ये निवेदन करता हूं, ये प्रार्थना करता हूं कि आप युवाओं की आवाज बने। आप शिक्षा व्यवस्था के अंदर जिस तरीके की खामियां हैं उन खामियों को आप उजागर करने का काम करें। और खास तौर से जो शिक्षा का बजट है, जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, जितने भी शिक्षाविद हैं, इस देश को आजाद हुए आज 70 साल से ज्यादा का समय होगा, और ये हर किसी को पता है कि शिक्षा का बजट
ये जीडीपी के 6% से ज्यादा होना चाहिए। आप किसी भी कंट्री की बात करो, जितने भी डेवलप कंट्री है, भाई मैं फिर कह रहा हूं, मोदी जी तो इस देश को डेवलप बनाना चाह रहे हैं, लेकिन डेवलप कंट्री में जीडीपी का 6% या उससे ज्यादा शिक्षा के ऊपर खर्च किया जाता है। आप अमेरिका की बात करो, जापान की बात करो, यूरोप के कंट्रियों की बात करो, लेकिन आजादी के 70 साल से ज्यादा समय हो गया, हमारे देश का शिक्षा का बजट कभी 3% से ज्यादा नहीं गया। तो कहीं ना कहीं इन सब बातों को आने वाले सत्र में सांसद उठाएंगे, विपक्ष उठाएंगे, जो पेपर लीक का मुद्दा है इसको प्रमुखता से उठाएंगे, ऐसा मैं आशा करता हूं और सभी से मैं ऐसा निवेदन करता हूं। बिल्कुल सर, इसी उम्मीद के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं कि अब जब नया सत्र संसद का शुरू होगा, जैसे कुलदीप सर ने कहा कि बहुत सारे युवा सांसद इस बार पहुंच रहे हैं और जिस तरीके से विपक्ष इस समय मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है, शिक्षा जैसे बड़े मुद्दे को, नीट जो एक बार एग्जाम लगातार जिस तरीके से पेपर लीक पे लीक हो रहे हैं, इन तमाम मुद्दों पर जो है विपक्ष मजबूती से तमाम सवाल उठाने का काम करेगा। इस उम्मीद के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप जी हमसे जुड़ने के लिए। आप इस पूरे मुद्दे को क्या लेकर के क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे 4PM।